तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी कोर का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 16 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 16 मार्च 2026 को जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम होगा क्लास 12th का हिंदी कोर का, तो उसके लिए हम लोग अपना इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पहला सैंपल पेपर का वीडियो रहेगा बच्चों, ठीक है? जिसके अंदर हम ऐसा ये सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे ना, इसके अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो यही क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आपके रिपीट होकर के आएँगे हिंदी कोर के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर 16 मार्च को क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का हिंदी कोर का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर के जाइएगा। इसके अलावा भी मैंने प्लान कर रखा है, ये तो पहला सैंपल पेपर का वीडियो रहा, मैंने प्लान कर रखा है कि 5 सैंपल पेपर तो और कम से कम मैं आपको करवा ही दूँ हिंदी के। उसके अलावा वन शॉट की वीडियो मैं आपको करवा दूँ, ठीक है? और आपका यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम वाला जो बुक है उसका वन शॉट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है? और दोनों बुक जो आपकी रह जाएँगी उनका भी मैं वन शॉट का वीडियो लाने का यहाँ पर ट्राई करूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो पर 1280 लाइक्स कंप्लीट करवा दें। अगर आप इस वीडियो पर 1280 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो डेफिनेटली हम आपके लिए वन शॉट का वीडियो लेकर के आएँगे बच्चों, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर 200 से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं कि यस सर वीडियोज़ लेकर के आइए, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर वीडियो लेकर के आएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि ये पहला वीडियो है हमारा हिंदी कोर के सैंपल पेपर सीरीज़ का, तो एक बार पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो हिंदी कोर का जो आपका पेपर आएगा इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 302 करके, ठीक है? और 3 घंटे का पेपर होना है, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर के पैटर्न की बात करें तो बताया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ होगा, विभाजित होगा, ठीक है? खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है? यानी कि पैसेज वाले क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में पूछे जाएँगे, खंड क में पूछे जाएँगे। जो खंड ख रहेगा आपका, सेक्शन बी जिसे आप कह सकते हैं, इसके अंदर पाठ्य पुस्तक के आधार पर, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली है ना, इसके आधार पर, ठीक है? और इसके अंदर आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस यानी अथवा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में, आपको टॉपर बनाने में, क्योंकि 2 क्वेश्चन होता है, बीच में अथवा दे देता है, तो दोनों में से कोई एक करना होता है, आप समझ रहे हैं? तो अभिव्यक्ति माध्यम के ऊपर तो मैंने वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दिया, आप जा कर के देख सकते हैं। जो खंड ग रहेगा आपका सेक्शन सी, उसके अंदर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, आरोह और वितान, इससे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है? इसमें भी प्रश्नों के अंदर विकल्प दिए हुए रहेंगे। अगेन ये आपको टॉपर बनने में बहुत मदद करेगा क्योंकि 2 में से 1 क्वेश्चन यहाँ पर करना होता है। तो जो सबसे अच्छा आता है ना, वही अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने भी यही किया था और मैं टॉपर बन गया था। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है? और यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्न के उत्तर क्रम से लिखिए, यानी अगर आपको पेपर आता है तो लाइन से आंसर लिखिएगा, जिससे कि टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी हो जाएगी, और टीचर को अगर कॉपी चेक करने में आसानी हो जाएगी तो आपको मार्क्स मिलने में आसानी हो जाएगी बच्चों, नंबर मिलने में आसानी, ठीक है? बाकी अगर बात करें बोर्ड का पेपर आता कैसा है, तो कुछ इस तरह से आएगा, एक सीरीज़ नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये सेट नंबर 1 का सैंपल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी तरह से 4 सेट में आपका पेपर आता है, 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है? तो ये सेट 1 है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और भी सेट करवा दूँगा। बाकी एक कोड नंबर रहेगा और कुछ बेसिक बातें इस तरह से लिखी हुई रहती है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और जो हमारा पहला सैंपल पेपर है बच्चों हिंदी कोर का, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर खंड अ या खंड क, जो भी कह लीजिए, बात बराबर ही है। इसके अंदर अपठित बोध वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दे दिया है 10 नंबर के लिए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ये गद्यांश दे दिया है, इसको हमें पढ़ना है, और इस पर आधारित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर हमें लिखना है। तो चलिए ये गद्यांश को हम लोग लाइन टू लाइन यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं कि इस गद्यांश के अंदर क्या क्या बातें बोली जा रही है। तो देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे एक ऐसा देवता तलाश रहे थे जो मनुष्य की पहुंच में हो, उसी की तरह नाच गा सके, जीवन से भरपूर हो और हंसे रोए, काम करे कराए, बिल्कुल आदमी की तरह। नीत्शे को ऐसा देवता नहीं मिला तो उसने कह दिया ईश्वर मर गया है क्या, ठीक है? इस तरह से बातें यहाँ पर इतनी ब्रूटल बातें बोली जा रही है। लगता है कि नीत्शे को कृष्ण की जानकारी नहीं थी, वे नाचते गाते हैं, काम करते हैं और योगी भी है, ठीक है? ये जो नीत्शे थे, लगता है इनको कृष्ण भगवान की जानकारी नहीं थी, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण भगवान जी जो है वो यहाँ पर नाचते गाते भी है, काम भी करते हैं और योगी भी है, वो कर्म योगी भी है, ठीक है? काम करो,
बाकी सब भूल जाओ, यह है उनका जैसो कि अनासक्त कर्म। यहाँ तक कि काम के फल की भी इच्छा मत करो। यहाँ पर कहा गया है कि हमें काम के फल की भी इच्छा नहीं करनी है, कर्म करते रहना है। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि कर्म जैसो कि अन्यवाधिकाशस्य अजीब विरोधाभास है। ठीक है, काम करने का निराला ढंग है कि काम तो पूरे मन से करो, ईश्वर का आदेश समझकर करो, पर उससे परे भी रहो। काम पूरा होने होते ही अनासक्त हो जाओ। ठीक है, और यों कृष्ण जो भी करते हैं उसमें गजब की आसक्ति दिखाई देती है। चाहे ग्वालों का काम हो, रक्षक बिहारी का हो, सारथी का हो, उपदेशक का या मार्गदर्शक का, वे मनोयोग से अपनी भूमिका निभाते दिखते हैं और अगले ही क्षण उससे अलग, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा पानी, जीवन का प्रत्येक पल पूर्णतः से जीना और चिपकना नहीं, यही अनासक्ति है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि उन्हें कहीं अधूरापन दिखाई ही नहीं देता, पीछे मुड़ने का उन्हें अवकाश ही नहीं है। यह कृष्ण जैसी कर्मयोगी ही कर सकता है। वे विश्वस्त है परंतु अहंकार का कहीं नाम तक नहीं है। गाय चराने या रथ हाँकने का काम करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। तो कृष्ण भगवान जी जो है बच्चों, वो गाय चराते हैं और रथ को भी हाँकते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान जी को कोई हिचक नहीं होती। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पैसेज दिया गया है बच्चों। अब इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनको देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आंसर हमें लिखना है। तो इसके आधार पर पहला क्वेश्चन है कि नीचे किस प्रकार का देवता तलाश रहे थे। तो वो ऐसा देवता तलाश रहे थे जो मनुष्य की पहुंच में हो। जो किसकी पहुंच में हो? मनुष्य की पहुंच में हो। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ पैसेज का बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को। ठीक है, और वो ट्रिक ये है बच्चों कि आप 12वीं क्लास में हैं, ठीक है, 6ठी क्लास में नहीं है पहली बात तो ऐसा मत सोचिएगा कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक ये है कि कभी भी पूरा पैसेज मत पढ़िएगा। ठीक है, मैं तो आपको पूरा पैसेज पढ़ के समझा रहा हूँ तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आपको पूरा पैसेज कभी भी नहीं पढ़ना है। और सेक्शन ए तो आपको पता ही होगा कि सेक्शन बी सी करने के बाद सबसे लास्ट में सेक्शन ए अटेंड करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ना एक नज़र मारिएगा पैसेज के ऊपर, ना एक नज़र मारिएगा। जैसे ये पूरा पैसेज हमें दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया है, तो इस पर 1 मिनट लगेगा आपको नज़र मारने में। ठीक है, ऐसे यहाँ से देखते हुए ऐसे नज़र मार लीजिएगा ना, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इस पैसेज के अंदर क्या दिया गया है। जैसे वो मूवी देखी होगी ना आपने, रोबोट वाली, जिसमें चिट्टी चिट्टी रोबोट रहता है और वो आप किताबों को ऐसे स्कैन कर लेता है। तो वैसे ही जब आप सेक्शन बी और सेक्शन सी यानी खंड ख और खंड ग अटेंड कर चुके होंगे तो आपका माइंड उस टाइम पे काफ़ी तेज चल रहा होगा और टाइम भी लिमिटेड होगा, तो आप फटाफट से यहाँ पर एनालाइज कर पाएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर कि इस पैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, अब आपने एनालाइज कर लिया, अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन अब पढ़ेंगे तो आपको इजीली खटाखट से आंसर मिलता हुआ जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखना है। इसी तरह से मैंने अपना पेपर किया था और आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है, नीचे किस प्रकार का देवता तलाश रहे थे, तो जो मनुष्य की पहुंच में हो ऐसा देवता वो तलाश रहे थे। ठीक है, तो ये जो क वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण किस प्रकार का योगी है। तो कृष्ण जो है बच्चों वो ज्ञान योगी है। कौन से योगी हैं? ज्ञान योगी है। ठीक है, तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण के अनुसार, यहाँ पर कृष्ण जी कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो कृष्ण जी के अनुसार काम करते समय किस बात की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो भैया जब हम काम करते हैं ना, तो उस समय हमें यहाँ पर जो सो कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं यार, कर्म करो अपना, है ना। काम मतलब क्या, हमारा कर्म ही तो एक तरह से हो रहा है, वो हम कर रहे हैं और फल तो अपने आप ही मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ब्रूटल बात बोली गई थी सबसे ज्यादा कि नीत्शे ने ईश्वर मर गया है, ऐसा क्यों कहा। तो नीत्शे ने ईश्वर मर गया है इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा देवता नहीं मिला जो मनुष्य की पहुंच में हो और वो और जो है जीवन से भरपूर हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने इतना ब्रूटल बात कहा नीत्शे ने कि ईश्वर मर गया है क्या। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण जी जो है वो किस प्रकार का कर्म करने की सलाह देते हैं। तो कृष्ण जी जो है वो सलाह देते हैं कि काम करो, बाकी सब भूल जाओ और काम के फल की भी इच्छा मत करो। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका काम है, चाहे आपका काम पढ़ाई का हो सकता है, चाहे आप जो है एक नौकरी पेशे इंसान हो सकते हैं, कुछ भी आपका काम हो सकता है जो जीवन ने आपको दिया है, तो अपना काम करो।
ठीक है, अपने फल की चिंता मत करो, आपको फल तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृष्ण जी के जीवन में अनासक्ति का क्या महत्व है। तो कृष्ण जी के जीवन में अनासक्ति का महत्व यह है कि वे प्रत्येक काम पूरे मन से करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे चिपके नहीं हैं, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा पानी। समझ रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है बच्चों। जैसे एक कमल का पत्ते पर पड़ा हुआ पानी होता है जो एक तरह से चिपक जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर वो यहाँ पर कोई भी काम जो होता है वो पूरे मन से करते हैं, लेकिन चिपक नहीं जाते हैं उस काम से, है कि नहीं। काम पूरे मन से कीजिए, लेकिन जैसे ही काम हो जाए वैसे ही भूल जाइए कि मैंने कोई काम भी किया था, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बनना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण जी के कर्म योगी होने का क्या उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कृष्ण जी के कर्म योगी होने का उदाहरण यह है कि वे ग्वालों का काम, रक्षक बिहारी का काम, सारथी का काम और उपदेश का काम मनोयोग से करते हैं और अगले ही क्षण जो है उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरे मन से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाता है वो उनसे अलग हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है दूसरा क्वेश्चन जो कि काव्यांश के ऊपर आधारित रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर हमें कविता का एक अंश दे दिया है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं उसका आंसर हमें लिखना है बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी के लिए हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अवेलेबल है, तो आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिंदी कोर है आपका, तो हिंदी इलेक्टिव है वैसे अभी हमारे पास, और उसके अलावा एक इंग्लिश का भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपके लिए अभी हमारे पास 3 सब्जेक्ट अवेलेबल है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है। इन तीनों के ही 15-15 सैम्पल पेपर अवेलेबल है हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर, ठीक है बच्चों। तो हजारों बच्चे यहाँ पर सैम्पल पेपर ले रहे हैं 50% के डिस्काउंटेड रेट पर, आप भी जरूर लीजिए। स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है बच्चों, ये हमारी टीम का बिजनेस व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सैम्पल पेपर को ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और बाकी सैम्पल पेपर का प्राइस रहेगा 149 रुपीज़ एक सब्जेक्ट का, ओरिजिनल प्राइस 300 रुपये है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट का यहाँ पर 549 रहता है, तो वैसे तो आपको 3 सब्जेक्ट का लेना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हमें काव्यांश दे दिया है, इसको पढ़ लेते हैं कि माना आज मशीनों युग में या मशीन के युग में समय बहुत महंगा है, ठीक है। आज का जो इतना ज़रा मशीनों वाला युग चल रहा है जहाँ पर हम हर पल मशीन से घिरे हुए हैं, ठीक है। एआई का ज़माना आ चुका है, बहुत ज़्यादा ज़माना आगे बढ़ चुका है, तो इसमें जो समय है ये बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। बहुत बाकी है, जो उम्र होगा यहाँ पर, वैसे उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है, ठीक है। यहाँ पर ये उम्र होगा मिसटाइप है। एक स्वप्न मोती का है जो एक स्वप्न रोटी भी होता है, ठीक है। घुटनों में माथा रखने से तोड़हड़ पाट नहीं होता, ठीक है, तोड़हड़ पाट नहीं होता। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबका नदियां तटनी है, ठीक है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। मन छोटा करने से मोटा कान नहीं छोटा होता है। नेह कोश को खुलकर बांटो, कभी नहीं टूटा होता है। आंसू वाला अर्थ न समझो तो सब ज्ञान व्यर्थ जाए। मत सच का आभास दबा लो, श्वासत आग नहीं मरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। क्या बात है। तो इस तरह से ये हमारा कविता का अंश दिया गया है। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए। कविता में बहुत छोटी भी तो है का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो उम्र मतलब यहाँ उम्र की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मुझे लगता है मिसटाइप हो गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जीवन का समय जो है वो सीमित है, लाइफ जो है बच्चों बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आपको पता होगा कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, इंडिया में जो व्यक्ति पैदा हुआ है और इंडिया में ही अपना पूरा जीवन बिताता है, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ पर लगभग 70 साल है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति 0 से लेकर के 70 साल तक ही जीता है, एवरेजली बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर बहुत हेल्दी जीवन जिया आपने तो 80-90 साल जी सकते हैं, लेकिन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है। तो भैया यहाँ पर थोड़ा अवकाश निकालो, है कि नहीं, काम तो जिंदगी भर करना है।
तो उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है, जीवन का समय सीमित है, तो थोड़ा अवकाश समय निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि घुटनों में माथा रखने से पार नहीं होता है पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इस पंक्ति से कवि कहता है कि केवल चिंता और निराशा से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो हमें केवल चिंता और निराशा नहीं करनी चाहिए, है ना। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है उनका हमें डटकर सामना करनी चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि नेह कोश को खुलकर बांटे। पंक्ति में नेह कोश का क्या अर्थ है, तो नेह कोश का अर्थ है बच्चों प्रेम और स्नेह। ठीक है, तो प्रेम और स्नेह को हमें खुलकर बांटना चाहिए, जितना ज़्यादा प्यार बांटते हैं उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि मशीनों युग में समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है। तो इस युग में व्यक्ति समय के साथ बंध गया है, उसे हर घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलती है, इसलिए कहा गया है कि समय आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, और बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, बहुत मेहनत लगता है बच्चों इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाने में, और ये तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी कोर का सैंपल पेपर लेकर के आइए, हिंदी कोर का सैंपल पेपर लेकर के आइए। तो फाइनली मैं आपके लिए यानी जय भैया आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा किया इस वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर दिया, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए 2 से 3 सैंपल पेपर और लेकर के आऊंगा। टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपका रिस्पांस देखना चाहता हूं कि किस हिसाब से आप रिस्पांस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। इस पंक्ति में कवि किससे और क्यों बात करना चाहता है। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से होगा कि तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है, मैं अपने साथी या प्रियजनों से बात करना चाहता हूँ। इस तरह से यहाँ पर बातें बोली जा रही है ताकि वे जीवन की सच्चाइयाँ, संघर्षों और समय की महत्वता के बारे में चर्चा कर सके। कवि चाहता है कि व्यक्ति जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों के पर ध्यान दे और उन्हें निपटाने के लिए समय निकाले। तो ये यहाँ पर कवि जो है वो चाहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मन और स्नेह के बारे में कवि क्या नया प्रताड़ित दे रहा है, वह जो सो कि है और क्यों। ठीक है, तो देखिए मन के बारे में कवि का मानना है कि मनुष्य को हिम्मत रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, देखिए ये मैं आपको भी बोलूंगा कि हिम्मत हमें हर स्थिति में रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे जीवन काल में आपको कौन सबसे ज्यादा समर्थन देता है, तो वो आपका शरीर है। जब आप अपने शरीर से, अपने मन से हार जाएंगे ना, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी काम में आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। इसलिए हमें पहले तो अपने आप को, अपने मन को मना के रखना है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो कर जाऊंगा। उसके बाद शरीर ऑटोमेटिकली मान जाएगा, और पूरी दुनिया जो आपको मोटिवेशन देगी वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि यार मैं तो खुद ही मानता हूँ कि मैं ये चीज कर लूंगा। समझ रहे हैं। तो मन के बारे में कवि का मानना है कि मनुष्य को हिम्मत रखनी चाहिए। हौसला खोने से बाधा खत्म नहीं होती। जो आप हौसला खो देते हैं ना, होपलेस हो जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, उड़ी बाबा ये क्या हो गया, इस तरह से, तो इससे दिक्कत समस्याएं खत्म नहीं होती है। स्नेह भी बांटने से कभी कम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हौसला खोने से कोई दिक्कत समस्या खत्म नहीं होती, तो प्यार बांटने से कभी प्यार कम नहीं होता है। कवि मनुष्य के मानवीय गुणों से युक्त होने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, और यहाँ पर हमारा सेक्शन ए हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी यानी खंड ख के अंदर। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखिए हिंदी का पेपर है तो आपका खंड क ख ग करके आएगा। मैंने क्या है ना कि अभी इंग्लिश का पेपर हुआ था, तो वहां पर आपको इंग्लिश का पेपर पूरा समझाया था, लगभग 7 से 8 सैंपल पेपर समझाया था और क्वेश्चन भी समझाए थे, तो थोड़ा सा वहाँ का इंग्लिश का लहजा, ठीक है, देखिए अब मैंने इंग्लिश के बारे में जिक्र किया और हिंदी वर्ड बोल दिया, थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड भी बोल देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर में इंग्लिश लिखा हुआ आएगा कि सेक्शन ए बी सी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। खंड क ख ग इस तरह से लिखा आएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है। हिंदी एक खुद में खुद लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ठीक है, अपने आप में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। खैर, तो हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर, जो कि आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के ऊपर आधार पर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रचनात्मक लेख लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, उस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ चीज, वो ये है बच्चों कि यहाँ आपका ना देखा जाता है कि कितना आप रचनात्मक तरीके से चीजों को लिखते हैं। निबंध टाइप का आप समझ सकते हैं इसको, कि निबंध लिखना होता है। ये 3 टॉपिक आपको दे दिया है, तीनों में से किसी एक पर आप निबंध की तरह लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है कि नहीं, तो उस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 टॉपिक हमें दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर प्रभाव,
ठीक है, यहाँ पर एआई की बात कर रहा है बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा है परीक्षा के दिन और तीसरा है समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं। तो तीनों में से किसी एक पर लिखना है आपको। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है। अब कैसे लिखना है आपको ये देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम किसके ऊपर लिख करके दिखा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का समाज पर प्रभाव, ठीक है, इसके ऊपर लिख करके दिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या क्या लिखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आज के युग की क्रांतिकारी तकनीक है जो समाज को गहराई से प्रभावित कर रही है। पहला प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं में देखा जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान एआई ने वैक्सीन शोध और रोग निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए एआई उस जमाने में आ गया था, मैं 2019-20 की बात कर रहा हूं, जब कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, तो उस टाइम पे भी एआई आ गया था। और जो कोविड की वैक्सीन बनी है बच्चों, उसके अंदर एआई ने भी बहुत ज्यादा अहम रोल निभाया है, ठीक है। और एआई की बात करूं तो आपको चैट जीपीटी, डीप सीक, इन सब के बारे में पता ही होगा, कितना ज्यादा हेल्प करता है हमें डेली बेसिस पर ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है बातें, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ये तो पहली चीज बता दिया। आगे दूसरा चीज बता रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित ऐप्स जैसे बायजूस हो गया, छात्रों को व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज एजुकेशन जिसको आप कह सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरा, रोजगार के स्वरूप बदल रहे हैं। कारखानों में रोबोट्स और स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जा रही है, मानव श्रम की ये जगह ले रही है कि नहीं। आज के टाइम पे एआई का इतना ज़्यादा डिमांड है कि लोगों को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है, लोगों के स्थान पर जो है एआई इनबिल्ट रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर भी खतरा उत्पन्न होता हुआ जा रहा है। वही एआई जैसे कि टेक्नीशियन, डेटा विश्लेषक जैसे नए पेशे भी उभर करके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही नहीं हो रहा कि खाली जॉब्स जा रही है, पुरानी जॉब्स जा रही है, लेकिन नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। भविष्य में वही सरवाइव कर पाएगा बच्चों। आपको भी मैं ये चीज बोल देता हूं, जो एआई को सीखेगा। एग्जाम्पल देता हूं, जब कंप्यूटर नए नए आए थे इस दुनिया में, तो कंप्यूटर ने कई सारे लोगों का रोजगार खाया। एग्जाम्पल है जैसे कि बैंक में पहले क्या हुआ करता था कि जो हम लोग अपना पासबुक एंट्री करवाने जाते थे तो वो मैनुअली एंट्री किया करते थे, ठीक है। मैंने ये चीज़ देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ सुना है और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखा है इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि पासबुक में मैनुअली एंट्री करते थे कि यहाँ फलाना फलाना आदमी के अकाउंट में इतने रुपए जमा हुए, पेन से लिखा जाता था, ठीक है। फिर यहाँ पर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, फिर प्रिंटर का आविष्कार हुआ, और जो मैनुअली लिखता था जो व्यक्ति, उसकी जॉब चली गई। उसके स्थान पर किसने जॉब प्राप्त कर लिया, जिसको कंप्यूटर चलाना आता था, ठीक है। तो जो व्यक्ति पहले पेन से लिखता था पासबुक के ऊपर, अगर उसने कंप्यूटर उस टाइम पे सीख लिया होता तो उसकी जॉब नहीं जाती, वो अपने जॉब में कंटिन्यू रहता और आज भी उसकी जॉब बरकरार रहती। समझ रहे हैं। तो उसी तरह से एआई है बच्चों, जिस भी व्यक्ति ने एआई को सीख लिया, ठीक है, एआई कैसे काम करता है उस व्यक्ति ने सीख लिया, तो उसकी जॉब कभी नहीं जाने वाली है। वो अपना जॉब जो है आगे कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, हमें उन टेक्नोलॉजीज के हिसाब से चलना पड़ता है। आगे देखिए कुछ और बातें बताई गई है कि चौथा, एआई में कृषि में एआई ड्रोन और सेंसर के माध्यम से फसलों की निगरानी करके किसानों की मदद कर रहा है ये, ठीक है। तो फार्मिंग के सेक्टर में भी यानी कृषि क्षेत्र में भी एआई का बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवा, नैतिक चुनौतियां भी सामने आई है। चेहरा पहचानने वाली तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन से निजता खतरे में है, ठीक है। प्राइवेसी को लेकर थोड़ा बहुत खतरा भी है, एआई जब से आया है तब से कहा जाता है। एआई जनित डीप फेक वीडियोस झूठी जानकारी फैला रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसकी अच्छाइयां हैं तो इसकी कमियां भी है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्या क्या लिखेंगे आप, तो निष्कर्ष के अंदर कुछ चीज लिख सकते हैं आप, जैसे एआई समाज को सुविधा और समृद्धि दे सकता है, परंतु इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए नीतिगत नियमों और जागरूकता की आवश्यकता है। देखिए एआई जो है समाज को समृद्धि दे सकता है, समाज को समृद्ध बना सकता है, अच्छा बना सकता है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, खराब चीजें जो इससे करवाई जा रही हैं, उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है और अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। यह तकनीक मानव के हित में हो, यही हमारा साझा जिम्मेदारी है, ठीक है, यह हमारी साझी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखा दिया है। ध्यान रखिएगा 120 शब्दों में बोला था, तो मैंने 120 शब्द के आसपास ही आपको लिख करके दिखाया है। तो 3 आपको जो टॉपिक दे देगा, उनमें से तीनों में से किसी एक पर आप लिख करके जो सो कि दिखा सकते हैं अपने आंसर शीट के अंदर, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो 60 वर्ड्स का यहाँ पर लिमिट लगाया गया है, तो चलिए जी उत्तर लिख देते हैं 60 शब्दों में।
तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब और क्यों हुआ। ठीक है, अभी इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझिए कि उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, पर इसका विकास अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान हुआ था और उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राम संदेश के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं अत्यधिक महंगी और देरी वाली थी। यही नहीं, कई तकनीकी कारणों से टेलीग्राम जो है सेवाओं में बाधा भी आ जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली का जो सो कि प्रयोग हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हो गया था और इसका विकास अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर क्यों हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेवाएं थी वो काफ़ी कॉस्टली थी, इसलिए इसका हमें विकास धीरे धीरे देखने को मिला। तो इस तरह से यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब और क्यों हुआ उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको पावर पॉइंट में समझाता हूँ। ठीक है, पीपीटी बना रखा है मैंने इसके लिए और वहां पर बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा बच्चों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 15 मार्च 2025 को, उसके अंदर इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा वही उल्टा पिरामिड शैली वाला जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया और ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दोनों का आंसर एक ही होने वाला है। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे आप एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे जो इसका फर्स्ट वाला पेज होता है, ठीक है, या यूं कह लीजिए जो फ्रंट पेज आप कह लीजिए। ठीक है, फ्रंट पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज छपी हुई देखने को मिलेगी। जैसे हाँ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने कुछ नया स्टेटमेंट दे दिया तो यहाँ पर छप जाएगा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया, या इलोन मस्क का जो टेस्ला है वो भारत में आने वाला है, तो इस तरह की जो खबरें हैं वो सबसे पहले छपेंगी कि देखिए इलोन मस्क का जो टेस्ला है वो भारत में आने वाला है। अच्छा, एक और ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी, ठीक है, या ट्रेंडिंग न्यूज कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया। ठीक है, तो ऐसी खबरें भी सबसे फ्रंट पेज पे छापी जाती हैं कि देखिए पाकिस्तान में हो गया ट्रेन हाईजैक, अरे बाबा देखिए देखिए। इस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज होता है वो सबसे पहले छापा जाता है। उसके बाद सेकंड जो आपका पेज होता है उस पर उससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। जो थर्ड पेज होता है बच्चों उस पर उससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। और ये सिलसिला तब तक चलता जाता है जब तक आपका न्यूज जो है या समाचार जो है वो खत्म नहीं हो जाता। ये चीज हमें यहाँ पर अखबारों के अंदर भी देखने को मिलती है। और जो आपका टीवी होता है बच्चों, टेलीविजन होता है, उस पर जो न्यूज दिखाई जाती हैं, समाचार दिखाए जाते हैं, उस पर भी हमें ये चीजें देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ भी देख लीजिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार जो होता है उसको सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं उनको सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है कि सबसे महत्वपूर्ण को सबसे पहले, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका वो खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, और उल्टा पिरामिड शैली की अगर बात करें तो इसमें एक मुखड़ा आता है, एक बॉडी आता है और एक समापन आता है। मुखड़ा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जहां पर कही जा रही होती है वो मुखड़ा होता है। बॉडी की अगर बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात होती है और समापन में सबसे कम महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो आपका इंट्रो मुखड़ा जो दे रखा है कि क्या, कौन, कहाँ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर लास्ट में हमारा तथ्य और स्रोत वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आशा करता हूं कि उल्टा पिरामिड शैली आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो आप इसका आंसर लिख सकेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते हुए चलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त है वो इस वीडियो से बेनिफिट ले सके और आपको धन्यवाद दे कि धन्यवाद यार भाई, तूने मेरे को ये वीडियो भेजा, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जनसंचार के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो जनसंचार होता है उसके 2 कार्य के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला काम होता है जनसंचार का शिक्षा करना। ठीक है, तो ये क्या है जी,
आज जनता को अनेक प्रकार से शिक्षित करना भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा लोगों को सही और गलत के बारे में बताना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, किसका? जनसंचार का। ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, मैंने जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो वन शॉट का वीडियो बनाया है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 40-42 मिनट के आसपास का वो वीडियो है, जरूर जा करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि क्या उस अभिव्यक्ति माध्यम वाली बुक का पार्ट 2 का वीडियो लाना चाहिए, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करें। और आपका भी जो सेकंड वाला बुक है वितान वाला, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं। आरोह वाले का तो मैंने करवा दिया है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन वितान वाले का रह गया है, तो वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगा अगर आप हाई डिमांड करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए जनसंचार के कार्यों की उल्लेख की हम बात कर रहे थे, तो एक तो काम हो गया शिक्षा करना, दूसरा होता है सूचना देना या सूचित करना कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जनसंचार के प्रमुख कार्यों में से एक है जनता को देश दुनिया की तमाम घटनाओं से अवगत कराना और तमाम समाचारों को लोगों को सूचित करना। ठीक है, तो ये होता है जनसंचार के 2 प्रमुख कार्य। समझ में आ गया आपको? चलिए, कि पहला क्वेश्चन है कि पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है एवं एंकर बाइट से क्या आप समझते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया आपसे कि पत्रकारीय लेखन के अंदर कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, यहाँ ध्यान से समझिए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतिनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलंकारिक संस्कृतिनिष्ठ भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आम बोलीचाली की जो भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और पाठकों को ध्यान में रख करके ही अखबारों में सीधे, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया है एंकर बाइट से आप क्या समझते हो। तो देखिए, टीवी पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व होता है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाया जाता है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का या संबंधी व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। कि जैसे आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा ना कि ये देखिए, ये हमारे संवाददाता यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए हम आपको यहाँ पर प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, तो वहां पर संवाददाता जाएंगे, प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाएंगे, अगर उनको अलाउ किया जाएगा कि हाँ ये देखिए ये चीजें यहाँ पर हुई थी, है कि नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई एवं लाइव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन जोड़ करके हमसे पूछ लिया है। पहला पूछा है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे कि लाइव किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी तीसरा दौर चल रहा है और भारत में इसका पहला दौर 1982 से 92 तक से शुरू माना जा सकता है। ठीक है, तो कब से शुरू हुआ ये, तो 1982 से 1992 जो है ये जो टाइम था इससे शुरू माना जाता है। दूसरा दौर जो था वो 1993 से 2001 तक का हुआ, और जैसे कि इसका तीसरा दौर जो है वो 2002 से अब तक का चल रहा है। ठीक है, ये माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन था कि लाइव किसे कहते हैं। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। जैसे कुछ भी घटना घटती है कहीं पर भी, तो वहां पर रिपोर्टर लोग जाकर के एकदम लाइव रिपोर्टिंग नहीं करते कि देखिए मैं इस घटना स्थल से लाइव हूं, यहाँ पर ये घटनाएं हुई है कि नहीं। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाया जाए, तो ये आपका लाइव होता है बच्चों, टीवी में आपने अक्सर देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि भारत में दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो भारत में दूरदर्शन के उद्देश्यों के अंदर आप लिख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता होना चाहिए, वैज्ञानिक चेतना का विकास होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण और मनोरंजन सामाजिक विकास ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि फीचर कैसे लिखे जाते हैं, अच्छे फीचर की विशेषताएं लिखिए एवं फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। पहले तो आपसे ये पूछ लिया कि फीचर कैसे लिखे जाते हैं, अच्छे फीचर की विशेषताएं लिखिए और फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फीचर होता क्या है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है जिसका उद्देश्य पाठकों को मनोरंजित करना, ठीक है, और सूचना देना वगैरह होता है। मुख्य काम होता है मनोरंजन करना। अब देखिए बताया भी गया है कि फीचर सूचनात्मक, वर्णनात्मक और आलोचनात्मक लेखन है
जिसमें उद्देश्य जो होता है वो पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। फीचर लेखन की कोई एक निश्चित शैली नहीं होती है, कोई निश्चित इसका स्टाइल नहीं होता है। शैली का मतलब होता है स्टाइल, ये नहीं होती है। तथापि फीचर लेखन में कल्पनात्मक प्रमुख होती है, ठीक है, या कल्पनात्मकता जो होती है, इमेजिनेशन जो होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको इसके अंदर दिया जाता है फीचर के अंदर। फीचर वैचारिकता पर आधारित होता है। इसका रूप सरल, स्पष्ट, आकर्षक और मन को छूने वाला होता है बच्चों, ठीक है। फीचर कितने प्रकार के होते हैं? तो फीचर कई प्रकार के होते हैं। समाचार बैकग्राउंड फीचर, रूपात्मक फीचर, खोज परख फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, साक्षात्कार फीचर, यात्रा फीचर, जीवन शैली फीचर और विशेष कार्य फीचर। तो इतने प्रकार के फीचर होते हैं। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, इसमें से 2-4 भी याद कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है खंड ग, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन सी भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी कोर की, आरोह और वितान जो सो कि इसके ऊपर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है जो आपके खंड ग में पूछे जा रहे हैं, इनको हम लोग करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूं, तो 100 से ज्यादा यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि जय भैया पार्ट 2 अपलोड कर दीजिए, ठीक है। क्या कमेंट करना है आपको? जय भैया। मैं आपको लिख करके भी बता देता हूं, जय भैया, इस तरह से पार्ट 2 अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा। बाकी 2-3 घंटे में, 4 घंटे में तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।